नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हमने 5 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोगों ने अगर उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए। और भी प्रैक्टिस सेट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, मैथ्स के, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए मित्रों, क्योंकि इसमें ऐसे ही प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न आते भी हैं। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है उसकी बात हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न, बच्चों को सामाजिकरण का पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, बच्चों का सामाजिकरण का पाठ, पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय से, ऑप्शन नंबर ए परिवार से, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक केंद्र से और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक केंद्र से। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर कि बच्चों को पहला मतलब कि सामाजिकरण का पहला पाठ बोला है कि सबसे पहले बच्चा सामाजिकरण किससे सीखता है, तो वो सीखता है अपने परिवार से, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले अपने परिवार के ही संपर्क में आता है। ठीक है, मतलब विद्यालय, सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक केंद्र परिवार के बाद आते हैं, लेकिन सबसे पहला जो है वो परिवार के संपर्क में सबसे पहले आता है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए परिवार, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी इकाई होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चा जो होता है सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें सीखता है, सामाजिकरण सीखता है, मतलब परिवार ही सबसे पहला उसका विद्यालय होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लिथियम बैटरिया, ऑप्शन नंबर बी सोडियम लैंप, ऑप्शन नंबर सी जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी LED। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, वैकल्पिक स्रोत यानी कि अलग से इससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। ठीक है, यानी हम इससे ऊर्जा बना सकते हैं वैकल्पिक रूप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जल ऊर्जा। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। देखिए कॉलोनी मतलब कि पूरे के पूरे ग्रुप में रहने वाले, मतलब कहना चाहिए कॉलोनी यानी पूरे ग्रुप में रहने वाले। जैसे चींटा हमेशा ग्रुप में रहती है, ततैया हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो एक साथ नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ततैया या बर्रा, ये भी साथ में ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी चींटी, ये भी साथ में ही रहती है। और ऑप्शन नंबर डी दीमक जो है ये भी साथ में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों मकड़ी, क्योंकि मकड़ी एक ऐसा जीव है जो एक साथ नहीं रहता है, वो सिंगल रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरे के पूरे ग्रुप में नहीं रहती है मकड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें आप याद कर लीजिए कि ततैया जिसे बर्रा भी कहते हैं, और चींटी और दीमक, ये तीनों के तीनों कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दूध, आम, गाजर, ऑप्शन नंबर बी अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, चना, मक्का और ऑप्शन नंबर डी सेब, दही, मांस। ठीक है, तो मतलब प्रचुरता बोला है ना कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए दूध में भी प्रोटीन होता है, ठीक है, गाजर में भी प्रोटीन होता है, मक्के में भी प्रोटीन होता है, चने में भी प्रोटीन होता है, और इधर दिया हुआ है सेब, दही, मांस, तो इनमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन के बारे में पूछा गया है मित्रों, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोयाबीन, चना, मक्का। ठीक है, क्योंकि सोयाबीन में 43% तक के प्रोटीन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, चना में भी प्रोटीन होता है और मक्का में भी प्रोटीन होता है। तो आप याद रखिएगा कि सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है 43%। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त
का बहना नहीं रुकता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी अगर कमी हो जाती है तो अगर हमें कोई घाव लग गया तो उससे रक्त कंटिन्यू बहते रहेगा, रुकेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। ठीक है मित्रों, तो ये यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, क्योंकि विटामिन के जो है वो एक ऐसा मतलब विटामिन के एक ऐसा उत्तरदायी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और रक्त का बहना नहीं रुक पाएगा, कंटिन्यू रक्त बहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन के। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पूर्णतया कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक है, पूर्णतया कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर वो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम जो है वो क्या है, पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ठीक है, सिक्किम जो है वो पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला प्रथम राज्य है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो है पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या खालिस्तान के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या खालिस्तान के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। जब हम पानी का प्रदूषण जांच करते हैं, पानी का प्रदूषण चेक करते हैं, तब कॉलीफॉर्म नामक एक बैक्टीरिया अगर अधिक मात्रा में है तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कीटनाशक, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी जैविक ऑक्सीजन की मांग और ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट पदार्थ। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ, मतलब एक प्रकार से प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो प्रदूषित जल में बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जैविक ऑक्सीजन मांग का जो मतलब होता है वो होता है BOD। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो BOD का फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी जल प्रदूषण से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ। यदि अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जल में बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो वहाँ पर हमें कॉलीफॉर्म की संख्या अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां रुके हुए या इकट्ठा पानी से हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी चेचक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। और मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना नामक पेड़ से कुनेन नामक की दवाई, मतलब कुनेन नामक जो है दवाई उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष से कुनेन नामक जो दवाई होती है उसका उपयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है मित्रों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, निम्नलिखित ईंधनों में से ऐसा कौन सा है जो न्यूनतम यानी कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्या डीजल, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो मित्रों यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो सबसे कम मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण करता है और हाइड्रोजन को आगामी ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं भविष्य का ईंधन। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में माना गया है, क्योंकि भविष्य का ईंधन, क्योंकि कहना चाहिए मतलब ये कल्पना की गई है कि आगे आने वाले समय में अगर ईंधन की आपूर्ति
नहीं हो पा रही है या ईंधन बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट है मतलब कि देखिए अपशिष्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। गैस, ठीक है, द्रवीय होते हैं, द्रवीय अपशिष्ट, ठीक है, गैसीय अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट। तो हमें यहाँ पर गैसीय अपशिष्ट पूछा गया है। ठीक है, सब्जी एवं फलों के छिलके तो गैसीय अपशिष्ट नहीं होंगे। घरों की नालियों का गंदा पानी ये द्रवीय अपशिष्ट में आ जाएगा। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा ये भी ठोस अपशिष्ट में आ जाएगा। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं लिखा है मित्रों, यहाँ पर दूंगा लिखा आ गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो यहाँ पर लकड़ी एवं कोयला से जलने वाला जो धुआं है वो क्या है, एक प्रकार का गैसीय अपशिष्ट है, क्योंकि इससे निकलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक प्रकार का गैसीय अपशिष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब हमारा जो अगला है वो है प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी धातु, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर हानिकारक क्या है? प्लास्टिक, यानी कागज, कपड़ा, ये सब तो अपघटनीय है, ये सब अपघटित हो जाएंगे, ये पर्यावरण के लिए उतने ज़्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो अपघटित नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? ठीक है, मिट्टी भी बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए उसमें अधिक जल होगा, ऑप्शन नंबर बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी कठोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें शुष्क मिट्टी की विशेषता, तो शुष्क मिट्टी की विशेषता में मित्रों हमारा आंसर आ जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, मतलब लवण की जो सांद्रता है वो अधिक होगी। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर होगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर संबंधित है ऑप्शन नंबर ए वन एवं वन्य उत्पाद से, ऑप्शन नंबर बी सिल्क से, ऑप्शन नंबर सी फूल से, ऑप्शन नंबर डी उर्वरक से। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब सिल्वीकल्चर जो है वो फूल से संबंधित है। ठीक है, किससे है संबंधित? फूल से संबंधित है सिल्वीकल्चर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों के द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों के द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर वो मित्रों हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, हरित लवक का उपयोग होता है, साथ ही साथ सनलाइट की उपस्थिति में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन जो निर्मुक्त होती है वो होती है मित्रों हमारी O2, यानी कि ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, दूध से हम अगर दही बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण तो बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आसवन, ऑप्शन नंबर सी किण्वन, ऑप्शन नंबर डी स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों किण्वन, क्योंकि दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो होती है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया कहा जाता है उसे, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया है। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16।
आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो एक प्रकार का हमारा भारतीय उपग्रह था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1975, 20 अप्रैल 1980, ऑप्शन नंबर सी 20 अप्रैल 1981, ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल 1975। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ये जीके का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए महादेव पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी अजंता पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी मैकल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश की पूछा है, ठीक है, एमपी जीके से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ एमपी जीके जो है मतलब सरल सरल वाला जीके पढ़ के चले जाइए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वर्ग 3 के लिए, लेकिन जो बेसिकली जो होता है जो हमें हमारे स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि राजकीय फूल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पशु क्या है, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश कब बना था, कितने भागों में विभाजित किया गया था, मतलब ये सारी चीज़ें जो बेसिक जो है वो पढ़ के जाइए। बहुत ज़्यादा डीप में आपको जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 प्रश्न एटलीस्ट जीके से आते हैं मित्रों, ठीक है। तो एमपी जीके की पतली सी अगर कोई मतलब कहना चाहिए बहुत ऊपरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़कर चले जाइएगा। और प्लीज़ मैं आप लोगों से यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगी, आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक मैप जरूर पढ़ के जाइए, मैप बिल्कुल सॉल्व करके जाइए, क्योंकि एक प्रश्न एक ऐसा होता है जो मैप से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश का भी मैप पढ़िए, इंडिया का मैप पढ़िए कि कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है और तटीय प्रदेश कौन से है और जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर कौन से राज्य टच होते हैं, मतलब इस तरीके का आप एक मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि जब मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रही थी तो मैंने कम से कम जैसे उतना कहना चाहिए भूगोल में उतना अच्छा नहीं है मेरा स्कोर, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 5 से 6 बार एक मैप को भरा हुआ था, यानी प्रैक्टिस की थी। तो उससे संबंधित एक प्रश्न आया भी था कि जो मध्य प्रदेश है वो कौन से राज्य की सीमा से छूता हुआ, मतलब कहना चाहिए अगर ये एमपी है तो ये कौन कौन से राज्य की सीमा को छूता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था उसमें, ठीक है, 5 राज्यों के नाम दिए थे और वो हमें बताना था। तो अगर हम मैप पढ़ेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ कहाँ स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर है महादेव पर्वत की श्रेणी, ठीक है, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा वाला जो एरिया है वहाँ पर मध्य प्रदेश की चोटी धूपगढ़ जो है वो स्थित है। चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18वां। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? ठीक है, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम किसका जन्मदिन मनाते हैं, किनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्मदिन जो होता है वो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को हम मनाते हैं और बहुत जगह जगह पर मतलब जो इनके जो मंदिर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मेले भी लगते हैं। तो गुरु नानक जी का हम प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल की विधा में सुविख्यात है? ठीक है, बुला चौधरी जो है वो किस खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी है या किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तैराकी, ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तैराकी। ठीक है, क्योंकि तैराकी की एक खिलाड़ी है बुला चौधरी। ठीक है, बुला चौधरी तैराकी से संबंधित है या तैराकी के खेल की विधा में सुविख्यात है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए तैराकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश में कितने जिले का संभाग है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? आप देखिए ये पूछा गया, ये भी एमपी जीके से रिलेटेड है, मतलब एमपी जीके से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं मित्रों। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमने ऐसी मतलब ऐसी बुक से इन्हें फाइंड आउट किया है, ऐसे प्रश्नों को फाइंड आउट किया है जो
4 से 5 बुक का कलेक्शन यहाँ पर है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हुआ है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितने जिले का संभाग है? मध्य प्रदेश एक कितने जिले का संभाग है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 51 जिले और 10 संभाग, ऑप्शन नंबर बी 52 जिले और 10 संभाग, ऑप्शन नंबर सी 50 जिले और 11 संभाग, और ऑप्शन नंबर डी 49 जिले और 12 संभाग। बहुत ही मतलब कहना चाहिए 6वीं से 7वीं वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। 6वीं में जो सामाजिक विज्ञान है काफ़ी कुछ ऐसे प्रश्न दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मित्रों 51 जिले हमारे मध्य प्रदेश में, और संभाग अगर बात करें तो 10 संभाग है। ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 21 की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए मतलब जल ऊर्जा की बात यहाँ पर हो रही है मित्रों। ठीक है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जो बांध होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बांध से बहुत अधिक कहना चाहिए कि स्थायी रूप से भी स्थायी रूप से भी विकास हो सकता है। बहुत सारी फसलों को उगाया जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है, पानी को सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये एक प्रकार का असत्य कथन है नदी एवं बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए। ठीक है। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 22 की। तो प्रश्न नंबर 22 जो है वो दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए कम समय में अधिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व क्या है? विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। ठीक है। अधिगम सामग्री यानी कि TLM की बात हो रही है। ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। सहायक शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर विषय वस्तु के जो कठिन स्थल है, जो कठिन स्तर है, वो बहुत अच्छे से हम TLM के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बढ़ते हमारे अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 23 के तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ठीक है। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? कि पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी पौधों का अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर डी पौधों का चित्र। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर हमें पौधों के विभिन्न भाग पढ़ाना है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पेडागोजी का ही क्वेश्चन है कि अगर हमें पौधों के विभिन्न भाग पढ़ाना है तो हमें सबसे ज़्यादा क्या यूजफुल होना, मतलब क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा? क्या पाठ्य पुस्तक के थ्रू हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, पौधों का अवलोकन है उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं, या श्यामपट्ट पर चित्र बना दे, या पौधों का चित्र? ठीक है। तो हमारा आंसर होगा मित्रों पौधों का अवलोकन। ठीक है। क्योंकि अगर हमें पौधे के विभिन्न भाग पढ़ाना है तो बच्चों को एक पौधा दिखाया जाए, पौधों के पास बच्चों को लेकर जाया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि बेटा ये होता है तना, ये होती है जड़, और ये होता है फूल, ये होती है कली। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब पौधों का अवलोकन हम बच्चों को पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु कर सकते हैं। और ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना गया है। ठीक है। मतलब क्या ऐसा है जो विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो? ऑप्शन नंबर ए प्रयोग, कुंजी। ठीक है। कुंजी यानी कि की। ओके। ऑप्शन नंबर ए प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी कहानी कथन, ऑप्शन नंबर सी गोष्ठी, ऑप्शन नंबर डी समूह चर्चा। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि अगर हमें विज्ञान शिक्षण पढ़ाना है, साइंस अगर हमें पढ़ाना है, तो हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या करवाएं? हम अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करवाएं, मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू हम साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे अब अगले प्रश्न की।
तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हम करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में हम क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं, तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, किस एम से हम क्षेत्र भ्रमण के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या पिकनिक मनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए लेकर जाते हैं, या सरकारी योजना का निर्वाह करते एक प्रकार से। तो मित्रों यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे तो उन्हें एक प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ठीक है, जैसे अगर हम किसी मछली पालन वाले स्पॉट पर लेकर चले गए, मछली पालन वाले केंद्र पर लेकर चले गए, तो जितनी थ्योरी हम मछली पालन के बारे में बताएंगे तो उतना अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो उस केंद्र पर प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, जब वो देखेंगे कि मछली को कैसे पाला जाता है, मछली का भोजन क्या होता है, ठीक है, कैसे किस किस प्रकार का जल उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 26 की। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं पर्यावरण में। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर ए, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर बी, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य करना। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है वो विचार गोष्ठी एवं कार्य करना होगा। ठीक है, कार्य योजन यानी कि कार्य योजना यानी कि प्लानिंग के थ्रू कोई भी कार्य करना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो है वो आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, विकास के मनोविज्ञान के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक विधि के सिद्धांत। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो है वो किस पर आधारित है वो हमें बताना है मित्रों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत। मतलब हम एक प्रकार से बच्चों को शारीरिक शिक्षा देते हैं खेल के द्वारा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है, मतलब बच्चे जो होते हैं वो खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक विधि के सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर शिक्षक विधि के सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण विधि के सिद्धांत खेल विधि पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना गया है। ठीक है, मतलब भूगोल या जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है, जैसे कि अगर हम देखें, हम 6वीं 7वीं का सिलेबस अगर याद करें तो उसमें जैसे हमारी पृथ्वी दिया हुआ रहता है, पृथ्वी की संरचना दिया हुआ रहता है, जो जल स्तर है उसके बारे में दिया रहता है। मतलब भूगोल के बारे में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है। तो और कौन से विज्ञान का एक विशेष अंग भूगोल को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए, रसायन विज्ञान को। ऑप्शन नंबर बी, भौतिक विज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी, मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा पर्यावरण का। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में भी भूगोल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है। हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, पर्वतों की संरचना कैसी होती है, तो ये पर्यावरण में भूगोल का बहुत सारा पार्ट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और अगर एक ऐसा प्रश्न भी हमने सॉल्व किया था कि पर्यावरण अध्ययन से सबसे अधिक संबंधित कौन सा विषय है, तो भूगोल आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे हम हमारे सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 29 की। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो यहाँ पर सभी आ जाएगा, क्योंकि प्रमुख संकेतांक मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। हम पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग भी देखेंगे, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण भी देखेंगे, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। यानी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ही। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बात करेंगे हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, मतलब प्रश्न नंबर 30 की। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, नेगेटिव वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ऑप्शन नंबर सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो मित्रों देखिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है, देखिए, क्योंकि बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण को समझाने में मदद करना होगा, ठीक है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की एक प्रकार से प्रदर्शनी आयोजित हो जाएगी और बच्चों में सृजनशीलता जो है वो उसका विकास भी होगा और हम समझ पाएंगे कि कौन से बच्चों में सृजनशीलता है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं रहेगा कि कक्षा के श्रेष्ठ बच्चे के विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, मतलब हम ये उद्देश्य से कभी भी ये चीज़ें नहीं करेंगे कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से था हमारा आज का सेशन। आप सारे के सारे वीडियो देखिए, बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए सारे प्रश्न हैं। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव सोच रखिए, बहुत अच्छा कहना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मित्रों, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।